वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग एनालॉजी का एक्सरसाइज का पार्ट करने वाले हैं और ये भाग 14 है। ठीक है, पार्ट जो है ये 14th है जो हम लोग अब करने वाले हैं। ठीक है, एनालॉजी को हम लोग हिंदी के अंदर सादृश्यता कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सादृश्यता के अंदर या एनालॉजी के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस को आते हैं हमसे, किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं और उसकी सही अप्रोच क्या है। सही टर्मिनोलॉजीज लगा करके, सही अप्रोच लगा करके, सही कॉन्सेप्ट लगा करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एनालॉजी के बारे में हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और फिर इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सीखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या है, जो कि बुनियादी अवधारणा है। ठीक है, तो बुनियादी अवधारणाएं जब हम लोग समझ जाते हैं तो उतना ही क्वेश्चंस करने में हमें कहीं ना कहीं हेल्प रहती है, क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो बेसिकली एनर्जी को पढ़ने के लिए इसका 4 जगह पर क्लासिफिकेशन किया गया है। यह 4 टाइप्स है। तो जो 4 टाइप्स हैं वो हैं आपके सामने। सबसे पहला है वर्ड एनालॉजी, दूसरा है अल्फाबेट एनालॉजी, तीसरा है नंबर एनालॉजी और फिर है उसके बाद लेटर नंबर एनालॉजी। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 4 तरीके की आपकी एनालॉजी होती है। ठीक, अब 4 तरीके की जो एनालॉजी है, एनालॉजी के अंदर क्वेश्चंस को सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होता है कि पहले से दूसरे के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, क्या रिलेशन बन रहा है पहले से दूसरे के अंदर, फिर ही उसको आगे चल के हम लोग अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करूं, इसका परिचय की बात करूं, तो ये एनालॉजी कह लीजिए, सिमिलैरिटी कह लीजिए, रिजेम्बलेंस कह लीजिए, तीनों का मीनिंग कुछ एक ही जैसा है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से रहते हैं वो भी समझ लीजिए। भाई इसके अंदर क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से रहते हैं कि जो भी आपको, जैसे मान लीजिए कोई भी 4 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब 1 2 3 4 इसका जगह पर यहाँ पर होता है डॉट्स, यहाँ पर होते हैं 4 डॉट्स, फिर यहाँ पर सिंगल डॉट। ठीक है, तो जो रिलेशन फर्स्ट का सेकंड के साथ में बनता है उसी लॉजिक को उठा करके हमें थर्ड के अंदर अप्लाई कर देना है और हमें फोर्थ हमारा आंसर के तौर पे मिल जाता है। फर्स्ट से सेकंड में जो भी चेंज आएगा थर्ड में भी उसी चीज को, उसी लॉजिक को हमें अप्लाई करना है ताकि फोर्थ हमारे पास निकल करके आ जाए। अब इनके ब्लैंक्स के अंदर कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर लेटर भी आ सकते हैं, कोई नंबर भी आ सकता है, कोई वर्ड भी आ सकता है, कुछ भी इसके अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो संबंध स्थापित करना होता है। सबसे पहले तत्वों के, जोड़ों के बीच संबंध की पहचान करनी होती है और फिर अन्य जोड़े को पूरा करना होता है। जो भी जोड़ा आपसे पूछा गया है फिर उसको हमें फिनिश करना होता है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एलिमेंट्स और उसके बाद कंप्लीट द अदर पेयर, दूसरे पेयर को हमें कंप्लीट कर देना होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो रहता है वो कुछ यही चीज रहती है आपकी एनालॉजी के अंदर। ठीक है, अब एनालॉजी को पढ़ने के लिए इसका 4 जगह पर हमने पढ़ा था, क्लासिफिकेशन किया गया, 4 टाइप्स कह सकते हैं। सबसे पहला था वर्ड एनालॉजी। ठीक है, तो वर्ड एनालॉजी कह लीजिए या वर्ल्ड एनालॉजी कह लीजिए, दोनों एक ही बातें हैं, क्योंकि वर्ड एनालॉजी के अंदर वर्ल्ड की बहुत सारी चीजें, जो प्रमुख चीजें हैं, मेन चीजें, वो ज्यादातर इसके अंदर पूछ ली जाती हैं। करेंसी, कैपिटल, ठीक है, किसी का नेशनल एम्बलम पूछ लेगा, नेशनल एनिमल पूछ लेगा, बहुत सारी चीजें इसके अंदर पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो वर्ड एनालॉजी को के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले एनालॉगियस पेयर कॉम्पिटिशन, एनालॉगियस पेयर सिलेक्शन, अनुरूप जोड़ी पूर्णता, अनुरूप जोड़ी चयन, समान शब्द चयन, सादृश्यता पहचान, बहुशब्द सादृश्य, दोहरा सादृश्य और अक्षरों का चयन करके सादृश्य। तो ऐसे अलग अलग आपको ये चीज दी होती है। इसके बाद में अब सबसे पहले यहाँ पर रिलेशंस की अगर बात करूं तो क्या क्या रिलेशन इनके बीच में बनते हैं। जैसे सबसे पहला रिलेशन है समानार्थी शब्द का रिलेशन। ठीक है, दूसरा है विलोम शब्द, फिर उसके बाद देश और महाद्वीप पूछ लेता है काफी बार, देश और राजधानी के बारे में पूछ लेता है, राज्य और राजधानी के बारे में पूछ लेते हैं, देश और मुद्रा का संबंध, देश और संसद का संबंध, देश और नदी का संबंध, जानवर और उनके बच्चों का संबंध, जानवर, चीजें और उनके रखने के स्थान का संबंध,
नर और मादा का संबंध, कर्मी और उपकरण का संबंध, उत्पाद और कच्चा माल, कौन सा उत्पाद बनके तैयार हुआ और उसका पहले उसका कच्चा माल क्या था, कर्मी और कार्यस्थल, कौन सा कर्मी और वो कहाँ काम करेगा, मात्रा और इकाई, क्या मात्रा है और उसकी इकाई क्या है, इस पर बात हो जाती है, काफी बार इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। उपकरण और माप, क्या उपकरण है, उसको मापना कैसे है या किस चीज से नापा जाता है। उपकरण और क्रिया, कौन सा टूल है, उससे क्या एक्शन किया जाएगा। अध्ययन और विषय, क्या स्टडी है और उसके किसके टॉपिक के बारे में है। व्यक्ति और निवास स्थान, कौन सा इंडिविजुअल है और उसका ड्वेलिंग प्लेस क्या है। खेल और खेलने का स्थान, गेम्स एंड प्लेइंग प्लेस, कौन सा गेम है और उसको खेलने का स्थान कौन सा होता है। खेल और खिलाड़ी मतलब स्पोर्ट्स एंड प्लेयर, कौन सा स्पोर्ट्स है और कौन सा प्लेयर है। खेल और खेल की शर्तें मतलब स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स टर्म्स हो जाएंगे। इसके बाद खेल और कप या फिर ट्रॉफी कह सकते हैं, मतलब गोल्फ, राइडर कप, फुटबॉल दुरंत कप, इस तरीके से। जानवर और उनकी आवाजें आ जाती हैं, कौन सा जानवर क्या साउंड प्रोड्यूस करता है, एनिमल एंड साउंड। देश और राष्ट्रीय खेल, कंट्री एंड नेशनल गेम आ जाता है। देश और राष्ट्रीय प्रतीक आ जाता है, क्या कंट्री है और उसका नेशनल एम्बलम क्या है। इन संबंधों के अलावा कई अन्य प्रकार के भी संबंध होते हैं जो कि संभव हो सकते हैं, और वो संबंध क्या क्या है आइए समझिए। देखिए, सबसे पहले खेल और कप के बारे में, मतलब ये जो दिए थे वो तो है ही है, इसके अलावा और कौन से हैं, जैसे खेल और कप के बारे में पूछा जा सकता है। पुरस्कार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इतिहास, राजनीति, कला और संस्कृति, भूगोल, सामाजिक तथ्य, स्मारक और प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में। स्पोर्ट्स एंड कप, अवार्ड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, सोशल फैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स एंड फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अल्फाबेट एनालॉजी में। इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो अल्फाबेट एनालॉजी को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, नाम से पता चल रहा है भाई कि अल्फाबेट, तो इसका मतलब इसमें यूज तो अल्फाबेट का होना ही होना है। ठीक है, तो अल्फाबेट के लिए कुछ चीजें सबसे पहले जरा हम लोग समझ लेते हैं, वो क्या है। सबसे पहले जो भी आपको लेटर्स दिए हुए हैं उन सभी लेटर के प्लेस वैल्यू आप लोगों को लर्न कर लेना है। जैसे A1 पर आ रहा है, B2 पर आ रहा है, C3 पर आ रहा है, D4 पर आ रहा है, हर एक लेटर का कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू है। वर्णमाला क्रम में उनकी स्थिति का 7 अक्षर या उनकी स्थिति का नंबर क्या है। ठीक है, कौन सा किस नंबर पर आता है। टोटल Z तक 26 लेटर है, हर एक लेटर का कोई ना कोई नंबर है, ये आपको लर्न कर लेना है कौन सा लेटर किस नंबर पर आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज इसी के अंदर है वो है वर्णमाला क्रम में विपरीत अक्षर, कौन सा लेटर है और उसका अपोजिट क्या है, विपरीत क्या है। जैसे ए का अपोजिट जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू है, ई का वी है, एफ का यू है, जी का टी है, एच का एस है, आई का आर है, जे का क्यू है, के का पी है, एल का ओ है और एम का एन है। तो अपोजिट्स भी काफी बार ये क्वेश्चन के अंदर पूछ लेते हैं। इसके बाद आती है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी को पढ़ने के लिए इसका 4 जगह पर क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे पहले एक संख्या चुनना, दूसरा एक समान रूप से संबंधित जोड़ी का चयन करना और दी गई श्रृंखला या जो भी दी गई संख्या है उसकी जोड़ी बनाना, संख्याओं के समूह के समान एक संख्या चुनना, किसी दिए गए संख्या सेट के समान संख्या सेट चुनना। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली नंबर्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और नंबर्स को करने के लिए हमने 4 जगह पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, 4 टाइप्स आप कह सकते हैं। ठीक है, तो 4 जगह पर हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद में नंबर से रिलेटेड कुछ और भी बातें हैं, वो क्या है कि भाई आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब जैसे आरोही का मतलब हो गया और अवरोही क्रम, आरोही का मतलब हो गया असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही का मतलब हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे की तरफ और छोटे से बड़े की तरफ। इसके बाद इसी के अंदर आता है संख्याओं के भीतर अंकों की आरोही व्यवस्था और अवरोही व्यवस्था कैसे होती है। जैसे 436 लिखा था तो इन्होंने इसको 346 लिख दिया, 875 को 578 लिख दिया, 321 को 123 लिख दिया। मतलब विद इन द नंबर किस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग में व्यवस्थित किया जाता है, यही ऊपर और नीचे आपको समझाया गया है। इसके बाद होता है अक्षर और संख्या दोनों की सादृश्यता, मतलब लेटर और नंबर दोनों को मिला दिया गया है। भाई अल्फाबेट अलग रखा था, अल्फाबेट कह लीजिए, लेटर कह लीजिए, एक ही बात है, और नंबर्स को हमने अलग सीखा। अब क्या किया गया, इस दोनों को उठा करके इसके अंदर मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो जब दोनों को मिक्स किया गया तो देखिए कि यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया, जैसे ए लिखा था, अब ए से यहाँ पर बी बना, तो यहाँ पर सी से क्या बनना चाहिए भाई, डी बनना चाहिए, जाहिर सी बात है।
अब यहाँ पर 1 था तो 1 से यहाँ 2 बना, यहाँ 3 था तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए 4, तो क्या बनना है D4, तो D4 इसके लिए सही जवाब होगा। तो फर्स्ट से जो सेकंड लेटर तैयार हो रहा है, फर्स्ट से सेकंड जो भी तैयार हो रहा है या जो भी लॉजिक लग रहा है, सेम उसी लॉजिक को उठा करके हमें नेक्स्ट के अंदर भी पुट करना होता है, नेक्स्ट थर्ड के अंदर भी पुट कर देना होता है, ताकि फोर्थ नंबर हमारा निकल के आ जाए। तो लॉजिक पे बहुत ध्यान रखिएगा, क्या लॉजिक क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है उसी लॉजिक के साथ में क्वेश्चन को किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारे के सारे हमने कॉन्सेप्ट सीखे अभी कि किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बेसिकली इस वाले सेशन में हम लोग अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अल्फाबेट के ऊपर ध्यान देते हुए कौन सा लेटर किस नंबर पर है, उसका अपोजिट क्या है, उसका प्लेस वैल्यू क्या है, इस पर चीजों को ध्यान रखते हुए तब क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर देने जा रहा हूं, देखेंगे, पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को, उसकी क्लोज स्टडी करेंगे, क्या करना है, क्या अप्रोच के साथ में क्वेश्चन होना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, तब उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करिएगा। देखिए, क्वेश्चन आया है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर पहला कि देखिए सेंड लिखा था, सेंड को इन्होंने लिखा QCLF लिखा है, तो पूछा गया ड्यून के लिए क्या होना चाहिए। ऑप्शंस आपको 4 दिए गए हैं, BWLG, BWLH, BVLG या फिर BWMG, ठीक है। एक बार देखिए फर्स्ट से सेकंड के अंदर क्या लॉजिक लग रहा है, जो भी लॉजिक लग रहा होगा उसी को हम लोग उठा करके थर्ड में अप्लाई कर देंगे, ताकि फोर्थ हमारे पास निकल के आ जाए। चलिए, आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए, अवधारणा वही है, 12.2 का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया गया। सेंड से QCLF बना है, सेंड से QCLF बना है, कैसे, एस में से 2 गया तो Q आया, ए में +2 किया तो C आया, एन में -2 किया तो L आया, और डी में +2 किया तो F आया। QCLF, -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2। अब ऐसे ही होगा ड्यून के साथ में, डी में से 2 गया तो B, यू में +2 किया तो W, एन में -2 किया तो L, और ई के अंदर +2 किया तो G। तो BWLG आ जाएगा इसके लिए सही जवाब, और जो कि आपको दिया हुआ है ए ऑप्शन पे, इसका मतलब ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। -2 +2 -2 +2, बिल्कुल एक सिंपल सी बात को समझ लीजिए, जो फर्स्ट से सेकंड के अंदर होगा उसी चीज को हमें सेम कॉपी कर देना है सेकंड से थर्ड के लिए, और उसी चीज को हमें फॉलो कराना है थर्ड से फोर्थ के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से सेम बिल्कुल प्रोसीजर सभी के अंदर चलेगा, उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन लिखा था, पेन को TDM लिखा गया, तो SIP को क्या लिखेंगे, KMG, KLG, PAM या WLO, ठीक है। क्वेश्चन को पहले ध्यान समझिए, लॉजिक को समझिए, क्या लॉजिक क्या पैटर्न इसके ऊपर लग रहा है, और फिर उसके बाद जो भी पैटर्न निकल के आए उसको हम लोग अप्लाई करेंगे स्टेप के ऊपर, ठीक है। करिए, चलो देखिए, जैसा आपको दिया हुआ था पेन, तो पेन में इन्होंने क्या किया, P में 4 जोड़ा तो T आया, A में 3 जोड़ा तो D आया, और N में 1 घटाया तो M आया। तो T, D और M आ गया, +4 +3 और उसके बाद -1। जो यहां पर किया गया है वैसा ही हमें यहां पर भी कर देना है, क्या, एस में 4 जोड़ा तो W, आई में +3 किया तो L, और P में से 1 घटाया तो O, क्या आ गया, WLO। तो WLO बिल्कुल सही है इसके लिए, जो कि डी ऑप्शन पे दिया हुआ है। अप्रोच वही है, 12.2 का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया गया है, और WLO इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, मींस डी ऑप्शन एकदम सही जवाब, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है थर्ड नंबर, क्या बोल रहा है, CFZ से HIU बनाया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क खाली रखा गया, और उसके बाद JLS है, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं EIX, EHW, FHX और EIY, ठीक है। ऑप्शंस दिए हैं, क्वेश्चन दिया हुआ, पहले लॉजिक समझिए और उसके बाद फिर इसके आंसर पर बात करते हैं।
आइए देखें क्या हो रहा है। सेम अप्रोच से क्वेश्चन किया गया है 12.2 अप्रोच लगाते हुए। जैसे सी के अंदर +5 किया तो एच आया, एफ में +3 किया तो आई आया, और जेड में से 5 घटाया तो यू आया। ठीक है, तो बेसिकली +5 +3 -5 ये लॉजिक लगाया गया है। अब इसी लॉजिक को सेम हम लोग यहां पर अप्लाई कर देंगे। क्या? क्योंकि जेएलएस से भाई इससे हमें ये निकालना है। ठीक है, तो इससे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे जे है तो जे में से 5 घटा दो, मतलब ई आ गया, तो मतलब ई में अगर 5 जोड़ेंगे तो जे आ जाएगा, आई में 3 जोड़ेंगे तो एल आ जाएगा, और फिर एक्स के अंदर -5 करेंगे तो एस आ जाएगा। तो इसका मतलब ई आई एक्स बिल्कुल सही है, और जो कि आपको ए ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है, मतलब ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही, परफेक्ट जवाब, सही जवाब, एकदम सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 4th नंबर। क्या है? ए सी बी को इन्होंने लिखा है जी आई एच, तो पूछा गया के एम एल के लिए क्या कोड होना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं टी आर एस, आर टी एस, आर एस टी या फिर आर टी। ठीक है, देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, फिर इसके आंसर पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके लॉजिक पर बात करते हैं। भाई ए के अंदर 2 जोड़ा तो सी आया, और सी में से एक घटाया तो बी आया। जी में 2 जोड़ा तो आई आया, और आई में एक घटाया तो एच आया। ठीक है, अब यहां आ जाओ, के से एम के लिए +2 हुआ, के में 2 जोड़ा तो एम आया, और एम में एक घटाया तो एल आया। ठीक है, आर के अंदर 2 जोड़ा तो टी आया, और टी के अंदर से एक घटाया तो एस आया। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है? +2 -1 +2 -1 +2 -1 और +2 -1। तो आरटीएस इसके लिए बिल्कुल सही है, जो कि बी ऑप्शन पे दिया हुआ है। अवधारणा वही लगाई जा रही है, सेम कॉन्सेप्ट लगाया गया 12.2, और हमने अपना आंसर को निकाल लिया है। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल वही +2 -1 करते हुए बी ऑप्शन एकदम इसके लिए सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। क्या? फ्लावर एक वर्ड दिया हुआ था जिससे इन्होंने बनाया REOWLF बना दिया। फ्रूट्स के लिए पूछा गया कि फ्रूट्स के लिए क्या होना चाहिए। अगर आप ध्यान से लेटर्स को ध्यान से देखें तो ये कुछ लेटर ऐसे ही ऐसे एज इट इज यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसके पीछे लॉजिक है, कुछ ना कुछ इसके पीछे पैटर्न है जिसके ऊपर ये लिखे जा रहे हैं, लेकिन ये लेटर वही है। देखिए आप फ्लावर का देखिए FLO देखिए लास्ट में है, ओ इधर आ गया, डब्ल्यू आ गया, ER आ गया। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ ये पैटर्न लगा रहे हैं इसके अंदर, और पैटर्न लगाते हुए आंसर को कर रहे हैं। आपको लॉजिक फाइंड आउट करना है और अपने आंसर को फाइंड कर लेना है। चलिए देखिए, फ्लावर लिखा था, फ्लावर का FLOWER। ठीक है, अब फ्लावर के अंदर 1 2 3 4 5 6 लिखा था, तो फ्लावर को इन्होंने देखो कैसे लिखा, F के लिए 1, L के लिए 2, W के लिए 4, O के लिए 3, फिर उसके बाद E के लिए 5, और फिर R के लिए 6। तो 6 5 3 4 2 1 में इसको हमें ब्रेक कर लेना है। तो फ्रूट्स के लिए जो भी होगा उसको 6 5 3 4 2 1 में करेंगे। तो 6 5 4 3 2 1, 6 5 3 4 2 1 में करेंगे, तो STUIRF बिल्कुल सही बनेगा। STUIRF मतलब बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। अवधारणा 12.2 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को किया है, और बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही बताया गया है, परफेक्ट आंसर है। जो फ्लावर में कॉन्सेप्ट लगाया गया वही सेम उठा करके हमने फ्रूट्स के अंदर भी अप्लाई कर दिया है, और हमारा आंसर बी ऑप्शन निकल के आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6th क्वेश्चन। क्या? लिखा हुआ था रिफॉर्म, और रिफॉर्म से इन्होंने बनाया OREFRM, और फिर उससे पूछा गया कि एक्शन के लिए क्या होना चाहिए। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। एक बार अगर आप ध्यान से लेटर्स को देखें तो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हुआ है कुछ उसी तरीके से सेम चीज यहां पर हो रही है। अगर आप एक्शन को देखें और फिर नीचे ऑप्शंस को देखें तो आपको खुद एहसास होगा, और रिफॉर्म को देखें और रिफॉर्म से जो बनाया जा रहा है OREFM,
तो आप ये देखेंगे कि वही वाले लेटर कहीं ना कहीं इधर उधर बस शिफ्ट करे गए हैं, बाकी लेटर सारे वही हैं। तो वही जैसे पिछले क्वेश्चन को हमने किया था कि जो भी लेटर है उसको नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 जितने भी हैं, और फिर देख लीजिए इसको किस तरीके से किस सीक्वेंस में बैठ रहे हैं। तो जिस सीक्वेंस में बैठेंगे वो नंबर हमें उठा लेना है और उसी नंबर को अप्लाई कर देना है एक्शन के अंदर। ठीक है, एक बार देखिए फिर इसके आंसर के ऊपर बात करते हैं। चलिए देखिए, अवधारणा 12.2 का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया गया। रिफॉर्म लिखा था, रिफॉर्म को इन्होंने OREFRM लिखा हुआ है। क्यों लिखा है? सीधी सी बात है, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। अब ये देखिए OREFRM को चेंज कैसे किया जा रहा है। जैसे O के नीचे क्या लिखा था, O के ऊपर 4 नंबर, तो यहाँ आ गया 4। R के ऊपर 5 नंबर, E के ऊपर 2 नंबर, F के ऊपर 3 नंबर, R के ऊपर 1 नंबर और फिर M के ऊपर 6 नंबर। बताओ, तो ये निकल के आ गया 4 5 2 3 1 6। ठीक है, अब यही सेम चीज हमें अप्लाई कर देना है एक्शन के साथ में। कैसे? एक्शन के अंदर सेम यही चीज करेंगे, 4 5 2 3 1 6। तो 4 पर क्या आ गया, आई आ गया, 5 के लिए O, 2 के लिए C, 3 के लिए T, 1 के लिए A और 6 के लिए N। तो इस तरीके से IOC 10, IOC 10 जो कि डी ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है IOC 10, एकदम सही, जो कि डी ऑप्शन पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है 7th नंबर। क्या? अगर आप लेटर्स को यहां पर भी ध्यान से देखें तो फिर दोबारा से लेटर्स में वही हो रहा है, इधर उधर कहीं ना कहीं लेटर्स को किया जा रहा है। दिया हुआ था NURTURE, नर्चर लिखा हुआ था और इसको उन्होंने ये लिखा है। तो प्रैंक को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन आपको ऑलरेडी, तो एक बार देखिए क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, फिर इसके आंसर के ऊपर बात करते हैं। देखिए, नर्चर लिखा हुआ था, भाई N आ गया यहाँ पर, फिर U आ गया यहाँ पर, R आ गया यहाँ पर, T आ गया यहाँ पर, U आ गया यहाँ पर, R आ गया यहाँ पर और E आ गया यहाँ पर। मतलब नर्चर के जितने भी लेटर हैं उनको आगे से न लिख करके उनको पीछे की तरफ से लिख दिया गया है। ठीक है, अब यही सेम करेंगे आप लोग प्रैंक के साथ में। प्रैंक को ऐसे लिखा था तो प्रैंक को पीछे से लिख दीजिए, PRANK, PRANK बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। अवधारणा वही लगाई गई है, सेम अवधारणा लगाते हुए क्वेश्चन को किया गया है और ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर। क्या लिखा हुआ था? SNOP, स्नोप लिखा था और उसको इन्होंने लिखा है ONSP। तो पूछा गया क्ले के लिए क्या होना चाहिए। ऑप्शन लिखा है ALCY, ACLY, AYCL या फिर ACLY। एक बार देखिए क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, फिर इसके हम लोग आंसर पर बात करते हैं। देखिए, हमें दिया हुआ था स्नोप 1 2 3 4 और हमने क्या बना लिया, इसको जब हमने चेंजेस करे लेटर्स को इधर उधर, तो ये 3214 में टूट गया है। किस में टूट गया? 3214 में। अब ऐसे ही क्ले के लिए दिया था 1 2 3 4, तो इसको भी हम लोग 3214 में तोड़ लेंगे और जब हम लोग 3 2 1 में ब्रेक करेंगे तो ALCY बैठेगा इसके लिए सही जवाब, जो कि ए ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ। तो ए ऑप्शन ALCY बिल्कुल इसके लिए सही है, परफेक्ट आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, वही जो हमेशा हम लोग पिछले 3 4 क्वेश्चन से करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले लेटर्स को नंबर दीजिए, फिर अगले में देखिए क्या नंबर सीक्वेंस बन के तैयार हो रहा है। जो सीक्वेंस बन के तैयार होगा उसी को उठा करके अगले क्वेश्चन जो भी हमसे पूछा गया है उसके अंदर अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर। क्या बोल रहे हैं? ACME लिखा हुआ था, जिसको उन्होंने लिखा है MACE। ठीक है, फिर पूछा गया फेस, तो फेस FACE जो है इसके लिए क्या कोड होना चाहिए।
ऑप्शन दिए गए थे CEFA, CFAE, CFEA और AFCE। ठीक है, करिए एक बार क्वेश्चन को, इजीली हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, गैप देख करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार ट्राई जरूर करें, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। जी, देखिए भाई, अवधारणा 12.2 का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। जैसे दिया था ACME, तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 लिख लिया। अब MACE जब बना तो इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने नंबरिंग चेंज करके क्या हो गई इनकी, 3 1 2 4 हो गया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दिया हुआ था फेस, तो फेस को इन्होंने 1 2 3 4 लिखा। और फिर उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग चेंज करने पर 3 1 2 4 चेंज करने पर आपको मिलता है CFAE। तो CFAE इसके लिए बिल्कुल सही है, जो कि बी ऑप्शन पे दिया हुआ है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है बी ऑप्शन, एकदम सही जवाब। CFAE एकदम सही है, राइट आंसर है। 3 1 2 4 के सीक्वेंस में से ब्रेक किया गया, उन्हीं लेटर्स को जो सेम लेटर ऑलरेडी थे आपके पास में, और बस आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 10th नंबर। क्या लिखा था, AB और उसके बाद लिखा हुआ ZY, फिर उसके बाद लिखा है CD, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? ऑप्शंस दिए गए हैं VU, WX, UV और XW। ठीक है, करिए एक बार, क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, फिर इसके आंसर पर बात करते हैं। चलिए देखते हैं एक बार, क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई, A का अपोजिट होता है Z और B का अपोजिट होता है Y। ऐसे ही C का अपोजिट होता है X और D का अपोजिट होता है W। तो XW इसके लिए बिल्कुल सही होगा, जो कि डी ऑप्शन पे दिया हुआ है। अवधारणा 12.2 का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया गया और XW निकल के आ गया है आपका आंसर, जो कि परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। अपोजिट का खेल खेला गया है, अपोजिट का मतलब विपरीत का खेल खेला गया है, और आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 11th नंबर। अब 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। वो लिखा था WUS, को इन्होंने लिखा है DFH। फिर उसके बाद लिखा था MKI, के आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, क्या होना चाहिए? ऑप्शंस दिए गए थे LJH, GEC, OQS या फिर NPR। ठीक है, करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए देखिए भाई, अवधारणा 12.2 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को किया। W का अपोजिट है D, U का अपोजिट है F और S का अपोजिट है H, DFH। अब इधर आ जाओ, M का अपोजिट है N, K का अपोजिट है P और I का अपोजिट है R। ठीक है, तो फिर दोबारा से वही अपोजिट का खेल खेला गया है, और NPR इसके लिए बिल्कुल सही है, जो कि डी ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन NPR एकदम सही है इसके लिए, अपोजिट्स करके और उसी के ही आगे सीक्वेंस वाइज ही लिख दिया गया है। ठीक है, तो NPR इसके लिए सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया है 12th नंबर। क्या लिखा हुआ था MGR, और MGR से इन्होंने बनाया NTI। तो पूछा गया SPQ से क्या बनना चाहिए? ऑप्शंस दिए गए EFG, फिर लिखा गया KRP, फिर लिखा गया QRC और फिर लिखा गया HKJ। एक बार देखिए क्या होना चाहिए सही जवाब, फिर इसके आंसर पे ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए सेम अवधारणा वही लगाई जा रही है, वी यूज द कॉन्सेप्ट 12.2 अवधारणा लगाकर एक क्वेश्चन किया जा रहा है। आपने देखा यहाँ से M से N, तो M का अपोजिट होता है N, G का अपोजिट होता है T और R का अपोजिट होता है I। M का अपोजिट N मैन, G का अपोजिट T ग्रांड ट्रंक बताया था, और IR के लिए इंडियन रेलवे।
अब ऐसा ही सेम हम लोग करेंगे sp q के साथ में। s का अपोजिट है h, ठीक है। p का अपोजिट है k, बिल्कुल सही है। और q का अपोजिट है j, जो कि बिल्कुल सही है। तो एच के जे एकदम सही है, जो कि डी ऑप्शन पे दिया हुआ है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है एच के जे, एकदम सही जवाब, ठीक है। तो एच के जे इसके लिए सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 13th नंबर। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, उसके बाद सॉल्यूशन पर बात करेंगे। बोला गया था, लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर, ए बी सी डी से इन्होंने बनाया है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब पूछा गया है तो फिर ई एफ जी एच से क्या बन के तैयार होना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए थे एस टी यू वी, एस टी ओ यू, एस टी यू ई या फिर टी एस यू ई, ठीक है। तो देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, फिर इसके आंसर के ऊपर हम लोग बात करते हैं। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए एक बार फिर दोबारा से वही खेल हुआ है अपोजिट वाला, कि भाई ए का अपोजिट होता है, जैसे ए का अपोजिट हो गया आपका जेड, लेकिन ए का अपोजिट जो जेड हुआ ना, वो इनके शुरुआत में आगे से लिखना शुरू नहीं किया है। जैसे प्रीवियस में आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन करे थे जिसमें जो भी अपोजिट होता है वो वहीं से ही, मतलब जो भी आगे पूछा गया या जो भी गिवन दे रखा था वहीं से ही स्टार्ट हो गए थे। लेकिन इसके अंदर कहानी उल्टी कर दी गई है। क्या, कि जो भी चेंजेस करे जा रहे हैं, चाहे आप प्लस करिए, चाहे माइनस करिए, चाहे कुछ हटाइए, चाहे कुछ जोड़िए, चाहे अपोजिट करिए, जो भी आपको करना है वो आपको लास्ट से स्टार्टिंग की तरफ आना पड़ेगा, मतलब पीछे से आगे की तरफ मूवमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसीलिए हमने क्या किया, ए का अपोजिट सबसे पहले जेड बनाया, फिर बी का अपोजिट हमने वाई बनाया, सी का अपोजिट एक्स बनाया और डी का अपोजिट डब्ल्यू। इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया, इसको एक फॉर्मेशन के अंदर बना लिया, ठीक है। फिर जो यहाँ पर किया गया, अब यही सेम चीज आगे हमको फॉलो करनी थी ई एफ जी एच के अंदर। तो ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स और डी का अपोजिट डब्ल्यू। ऐसे ही ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी और एच का अपोजिट एस। तो एस टी यू वी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल सही जवाब, जो कि ए ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। अवधारणा वही लगाई जा रही है, कॉन्सेप्ट वही लगाया जा रहा है 12.2, और 12.2 कॉन्सेप्ट लगाते हुए हमने अपना आंसर निकाल लिया है। तो एस टी यू वी इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है एस टी यू वी, एकदम सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है, देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। बोला गया था सैंडी, SANDY सैंडी, और इससे बनाया है HZMWP। तो पूछा गया क्रेट के लिए क्या होना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए थे XIZBG, XIZGV, XIGZV या फिर XZIGV, ठीक है। चलिए करिए एक बार, क्वेश्चन को ट्राई करें, क्या होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने की, फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। जी देखिए क्या किया गया, देखिए आरआरबी ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये सैंडी लिखा हुआ था, सैंडी से इन्होंने क्या किया, सभी के इन्होंने एक तरीके से अपोजिट लिखे। जैसे एस का अपोजिट एच, ए का अपोजिट जेड, एन का अपोजिट एम, डी का अपोजिट डब्ल्यू और वाई का अपोजिट वी। तो इसीलिए इन्होंने क्या बना दिया, HZMW। अब ऐसा ही सेम काम करेंगे हम लोग क्रेट के अंदर। क्रेट के लिए भी क्या होगा, सी का अपोजिट क्या हो जाता है, एक्स दिया हुआ है। फिर उसके बाद आर का अपोजिट आई, इंडियन रेलवे। सी एक्स के लिए मैंने बताया था क्रैक्स, ठीक है। ए जेड के लिए A to Z, टी जी के लिए GT हो गया, ठीक है, या EV हो गया। तो ये सब एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। सी का अपोजिट एक्स, आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट जेड, टी का अपोजिट जी और ई का अपोजिट वी। तो सभी के अपोजिट करके और उसी के नीचे लिख दिया गया है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, XIZGV, XIZGV, मतलब बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, सेम अवधारणा लगाते हुए क्वेश्चन को किया गया है, अवधारणा 12.2, ठीक है, और बी ऑप्शन इसके लिए सही बताया गया है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर, ठीक है। चलिए
मुलाकात होती है आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।